हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड के ऊपर सेट थ्योरी का जो टॉपिक है ये हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आपका, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इस टॉपिक को जो है वो फिर से पढ़ाया जाए। तो मैं आपके लिए अब सेट थ्योरी जो है यहाँ से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, जो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के बच्चे हैं उनकी तो एक तो रिवीजन हो जाएगी, ऊपर से जो भी उनके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे जेएसए की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन भी जो है वो मैथमेटिक्स की मेरी तरफ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, मैं जो भी कंटेंट लाता हूं वो मैं लाता हूं एनसीईआरटीज में से। क्योंकि जब मैं आपके सिलेबस को देखा था तो वहां पे जो टॉपिक्स के नाम है वो सीधे सीधे आपके क्लास 11th 12th और 10th यहाँ से आपके टॉपिक्स उठाए गए हैं। तो क्योंकि चीज़ें इसके बाहर कभी नहीं जाने वाली, ठीक है, इसलिए हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे बारे में कुछ बच्चे बड़ी बार पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मैं बैंक में जॉब करता हूं और जॉब के साथ साथ जितना टाइम हो सकता है डिवोट करके आपके लिए लेक्चर्स बनाता हूं। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जो मोटिव से हम लोग ये कंटेंट बनाते हैं कि यार जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता किसी तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, उस तक हमारा कंटेंट पहुंच जाए। दूर दराज के जो बच्चे हैं, स्पेशली इस टाइम तो हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि लॉकडाउन है, ऑफलाइन बैचेस तो वैसे ही बंद हैं। तो ज़रूर आप लोग इस मोटिव में हमारा साथ दे दें, ठीक है। इसके अलावा किसी तरह की कोई मनी आपसे डिमांड नहीं की जा रही। तो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मोटिव के साथ। तो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लेक्चर है ये 5 से 6 क्लासेस के बीच में आपका कवर होगा। हर एक स्टूडेंट पेन नोटबुक के साथ आप लोगों ने बैठना है, और आप लोगों ने साथ के साथ जो चीज़ें मैं आपको बोलता जाऊंगा वो आपने लिखते जानी है, नोट करते जानी है। आप लोग एक चेंज देखेंगे आज की क्लास में, आप फील करेंगे साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेट। ठीक है, सेट को स्टार्ट करने से पहले ये जो कुछ हमारे नंबर्स हैं इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनाई गई है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखोगे इस तरह से लिखी जाती है चीज़ें, x बिलोंग्स टू r। तो अब वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ये r का क्या मतलब है। तो r का मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, n की बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हालांकि ये नहीं भी पता होगा तब भी आपका नंबर आपको मिल जाएगा पेपर में, बट एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, ये नहीं कि आप खुद पढ़े आपने नंबर ले लिया, कल को अगर आपको किसी को पढ़ाना हो तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ा सके। इसीलिए ये चीज़ें वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी रिप्रेजेंटेशंस आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं सबको पता है, एन, कैपिटल एन को डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होने वाले, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे एंड सो ऑन आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। जेड की बात करें, इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है जो भी नंबर आपके नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं, जिसमें आपके नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स आपके आ जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। इसमें भी जो है वो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज जो है वो नहीं आती हैं। ठीक है, बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वो सारे नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सके। फ्रैक्शन का मतलब p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके, ये आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। लेकिन जो q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उन सभी नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3/4, तो यस ये एक रैशनल नंबर है। अगर सिर्फ 3 लिखा तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/1 का मतलब 3 ही होता है, और जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 नीचे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कभी भी अगर आप देखो 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो नंबर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो रैशनल नंबर्स। देन रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप लोगों ने क्लास 10th तक पढ़े थे वो सारे आपके क्या थे, रियल नंबर। और मोटा मोटा बता देता हूं, रियल नंबर जो है वो किससे कंप्राइज होते हैं आपके, इसमें आपके आते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो अंडर रूट 2 जो है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है।
ठीक है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेशन, ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये किस किस की हैं। अब जैसे z इंटीजर है तो z के ऊपर अगर पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से। ठीक है, नेगेटिव ये वाले हो जाएंगे और 0 इसमें अलग से आता है। ठीक है बात। उसके बाद q के ऊपर पॉजिटिव दे देगा, q रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं तो पॉजिटिव सारे आपके रैशनल नंबर प्लस में आएंगे। ठीक है, सिमिलरली रियल नंबर प्लस दे देगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली z के ऊपर नेगेटिव दे देगा तो नेगेटिव इंटीजर सारे कंसीडर करेंगे हम लोग, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। सो स्टूडेंट्स बात करेंगे सेट्स की। तो सेट्स चैप्टर की जहां तक बात है, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, ये चैप्टर इजी है। इसीलिए बता रहा हूं ताकि एक मोटिवेशन बने और 1 नंबर आप यहां से स्कोर करते हुए आराम से चलें। जीएसए में हो सकता है यहां से 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। और सेट की खास बात ये है कि इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि सेट जो है वो आपका कहां कहां यूज होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस में यूज होगा। आपको मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो कॉम्बिनेशन के अंदर भी ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होता है आपका। ठीक है, अब ये सारा जो है ना ये रिलेटेड कंटेंट है, इसलिए सेट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें कि सेट्स होते क्या हैं, ठीक है, आप एक फैमिली हो, ठीक है, एक फैमिली हो, फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं फैमिली के। सेट से हम समझते क्या है, सेट का मतलब होता है एक कलेक्शन। ठीक है, एक कलेक्शन, सेट ऑफ यूटेंसिल्स हो सकता है, तो एक कलेक्शन की बात होगी। अब कलेक्शन किसी भी चीज की कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, घर के 4 मेंबर हैं तो आप चारों क्या हो, एक कलेक्शन हो, किसकी, कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स, कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स। बस इसी तरह से आपने सेट को समझना है। सेट की डेफिनेशन सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे और यही चेंज मैंने अपनी क्लासेस में लाया है कि अगर मैं पहले से ही सब कंटेंट लिख के रखूं तो बच्चों को कई बार समझने में दिक्कत आ जाती है, उनको पता नहीं चलता कि किस पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। दैट्स वाई टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई चक्कर नहीं, मेहनत मेरी ज़्यादा लगेगी, मैं करूंगा, लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर होते हुए चलनी चाहिए। तो सेट की डेफिनेशन आप लोग मेरे साथ लिखेंगे सारे बच्चे, दैट सेट इज अ वेल डिफाइंड। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप इसको लिख लो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन की बात मैंने आपको बता दी, सेट क्या है, एक कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड का मतलब समझना है, ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। फैमिली के केस में कौन थे ऑब्जेक्ट्स, क्या थे यहाँ पे, फैमिली के मेंबर्स कौन कौन थे, मान लो एक राम है, एक रिया है, एक श्याम है और एक विवेक है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्स हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसमें किसी भी तरह की अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड होने चाहिए। अनसर्टिनिटी का मतलब इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं बात करूं कि दुनिया के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में से हमें क्या करना है, 11 जो है वो बेस्ट बैट्समैन उठाने हैं, 11 बेस्ट बैट्समैन उठाने हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे और उससे बड़ी बात है कि इस पे कोई फिक्स पैरामीटर है ही नहीं डिसाइड करने के लिए। तो इस तरह से आपने समझना है कि ऐसी चीजें जिसके ऊपर किसी भी तरह की आधा 1% भी अनसर्टिनिटी ना हो, उनको हम बोलेंगे कि वो आपके क्या होंगे, सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब बड़ा आसान करते हैं इसको, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को सेट में लिखता हूं। अगर मैं बात करूं, ये जो 4 फैमिली मेंबर हैं ये अपने आप में क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है क्योंकि एक राम है, ये कभी रिपीट नहीं होगा, इसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें क्लियर है कि भाई यही 4 पर्सन जो हैं वो हैं। अब जब मैं बात कर रहा था 11 बेस्ट प्लेयर्स की, तो उसमें हमें पता ही नहीं है कौन इसमें आएगा कौन इसमें नहीं आएगा, तो वो एक अनसर्टेनिटी का केस था। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम बोलते हैं सेट। और सेट की खास बात ये आप सबको पता होगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर सेट को हमेशा लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। उसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, वो बात की बात है, लेकिन सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, इसमें।
और एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट सेट का, कि सेट के एलिमेंट जो होते हैं कभी भी रिपीट नहीं होते। सेट के एलिमेंट रिपीट कभी भी नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लिखना हो स्कूल वर्ड को, अगर मुझे सेट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, रिपीट कोई भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट जो है वो सेपरेट किससे हुआ होना चाहिए? एक कॉमा से। हर एक एलिमेंट किससे सेपरेट हुआ होना चाहिए? एक कॉमा से। स्कूल को लिखने से पहले हम लोग फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, तो पहला एलिमेंट क्या लिख दिया मैंने? राम। कॉमा से सेपरेट करेंगे सेकंड एलिमेंट को, सेकंड लिख दिया रिया, थर्ड लिख दिया श्याम, एंड फोर्थ लिख दिया विवेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक सेट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन बनती है, जिसमें इन ब्रैकेट्स के अंदर चीजों को लिखा जाता है, और हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, किससे सेपरेट किया जाना चाहिए? कॉमा से सेपरेट किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्कूल को लिखने की, तो एस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ओ लिखेंगे। अब ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, तो मैंने बता दिया कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता। अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो, अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो तो वो सेट की बेसिक डेफिनेशन को ही निगेट कर देगा, वो सेट की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। तो इसको अगर मुझे प्रॉपर तरीके से लिखना हो तो मैं यहां क्या लिखूंगा? एल। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, एस सी एच डबल ओ एंड एल, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक सेट है, तो आप बोलोगे ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हर एक जो एलिमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, इसका सिंपल मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है सेट की। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अब सेट की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख देना है यस सर, अगर समझ आ गई कि सेट की डेफिनेशन क्या है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना हर एक एलिमेंट अलग अलग होता है, अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल और एक दो कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स किससे डिफाइन करेंगे? एन से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 1 से लेके 50 तक लिख दूं तो क्या ये मेरा सेट बनेगा? यस, सेट बनेगा। हर एक एलिमेंट अपने आप में डिफाइंड है ना, कोई अनसर्टिनिटी की कंडीशन दिख नहीं रही, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यस इट इज अ सेट। सिमिलरली अगर मैं इंटीजर्स को लिख दूं, ठीक है, तो 0, -1, -2, -3, और यहां लिख देते हैं 1, 2 एंड 3, कॉमा से सेपरेट करके इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो यस दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ सेट। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है वो किस फॉर्म में, कि कोई आपको सेट दे देगा, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। तो आपने क्या देखना है? इन कंडीशंस को फॉलो करा के देखना है रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। या से पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। तो कंडीशंस आपके दिमाग में पता होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? करते हैं कंटिन्यू। अब बात आती है सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना सुनाया कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अब हमें देखना है कि दोनों में फर्क क्या है, क्या चीजें दोनों में होती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम फॉर्म लिख रहे थे इसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख रहे थे वाई कॉमा। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देना इन द फॉर्म ऑफ अ सेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या टेब्यूलर फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ आ गई आप सबको? वेरी गुड। सो आगे चलते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। अगर मान लो मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ये होगी, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला राइट द, साथ साथ में आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, कल को कोई भी आपके नोट्स पढ़े तब भी उसको भी चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इन कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है, सिंपल सी चीज है, जल्दी जल्दी समझ लेंगे इसको।
तो मुझे पता है पहले 5 मल्टीपल 3 के होंगे क्या क्या, एक तो 3 होगा, 6, 9, 12 एंड 15। अब अगर रोस्टर फॉर्म की क्या खास बात होती है, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और सेपरेट किससे किए जाते हैं, कॉमा से। ठीक है, बस ये आपकी क्या फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से कोई भी सेट होगा उसके डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख देंगे, सिंपल फॉर्म ये मानी जाती है लिखने के मायने। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं उनको किसी कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। देखो कोई भी चीज का सेट होगा, कोई भी चीज का सेट होगा तो उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तभी तो वो एक सेट के अंदर लिखे गए होंगे। जैसे हम लोगों ने बात की थी, जैसे मैं यहां की बात करूं तो ये क्या है, ये ए से लेके एफ तक के आपके क्या हैं, लेटर्स हैं। अब उनको डायरेक्ट एलिमेंट को ना लिख के इनडायरेक्ट फॉर्म में जिस प्रॉपर्टी के बेस पे वो आपस में कनेक्ट हैं उस प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख देना, उसको हम लोग बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश में वॉवल्स की, तो कितने वॉवल्स होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब हम इन दोनों को इसको दोनों फॉर्म में लिखेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अगर मैं बात करूं टेब्यूलर फॉर्म की, तो क्या करेंगे, सेट में लिख देंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, अब जब मुझे लिखना होगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, वो आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। मान लो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, सेट को नाम दे दिया ए। ठीक है, अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टी देखो, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे वॉवल्स हैं। तो इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक कॉमन चीज से इसको डिफाइन करेंगे। कॉमन एक्स से मैंने कर दिया, अब हम बताएंगे कि एक्स है क्या, एक्स क्या है। तो मैं लिखूंगा एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को करेंगे बंद। देखो सेट लिखा उसी फॉर्म में गया है, ब्रेसिस लग रहे हैं, बट एक्चुअल एलिमेंट्स को ना लिखते हुए हमने क्या चीज लिख दी, हमने वो लिख दी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो डिफाइन हो रहे हैं, जो उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है, जो उनको एक कलेक्शन बना रही है, जो उनको एक क्या बना रही है, सेट बना रही है। सेट क्या बना रहा था इनको, कलेक्शन क्या बना रही थी इनको, एक वॉवल थे। अब इस चीज को रीड कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, लिखना है अपनी अपनी नोटबुक पे, बड़ा अच्छा आपको लगेगा इसको सुन के। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, ए इज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। जो भी चीज यहां पे लिखी जाएगी उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कि ए उन सभी एक्स की वैल्यूज का एक सेट बनेगा। इसका मतलब होता है आपका सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, आगे हम लिखेंगे यहां पे सच दैट एक्स इज अ वॉवल, जिसमें क्या हो, उन सभी एक्स की वैल्यूज का, किस कंडीशन में, जिसमें एक्स सारे के सारे क्या हो, वॉवल। तो अल्टीमेटली ये आपको क्या बता रहा है कि आपने एक ऐसा सेट कंसीडर करना है, एक ऐसा सेट कंसीडर करना है जिसमें क्या हो, वो सारी वैल्यूज लेनी है, वो सारी वैल्यूज लेनी है जो क्या हो, आपके वॉवल्स हो। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल और इसकी लेते हैं और इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब मान लो मेरे पास हमने कंसीडर किया था 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये एक सेट था। अगर इसको रोस्टर में लिखना होगा तो हम इसको लिख देंगे सिंपल। अब अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मुझे पता है ये किस तरह से डिफाइन हो रहा है, ये सारे क्या हैं, 3 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, लिखने का तरीका मान लो सेट ए की फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3x, क्या लिखेंगे, 3x। समझो क्यों लिखा, आगे हम लिख देंगे सच दैट x इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। बात समझ आ गई। अब इसको रीड करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे आपके
किसकी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी 3x। तो A इज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ 3x सच दैट x पहले केस में कितना होगा 1, तो यानी कि पहला एलिमेंट क्या बनेगा 3 इंटू 1 3। देखो ये इससे रिलेट करते हुए चल रहा हूं, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। सेकंड वैल्यू में x की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। नेक्स्ट केस में x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 3 इंटू 3 9 12 एंड 15। सो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। पेपर में कई बार आपको हो सकता है खुद लिखने में दिक्कत आए, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो आप आराम से चीज़ों को पहचान सकोगे। एक बार फिर इसको थोड़ा सा मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे सारे बच्चे। इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको रीड किया जाता है A इज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ, जो भी वैल्यू यहां लिखी गई होगी 3x सच दैट x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके इसको लिख देना है। एक्चुअल एलिमेंट्स को ना लिखते हुए उसको क्या करना है, रिलेट करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो पहली वैरायटी आपके एग्जाम में बन सकती थी वो मैंने बताया, पूछ सकता है कि वेदर ये जो गिवन है ये सेट है या नहीं है। ठीक है, सेकंड वैरायटी बन सकती है कि आपसे क्या करवाए, आपको एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोले। ठीक है, रोस्टर फॉर्म दी गई है, बोले बताओ सेट बिल्डर फॉर्म लिखो इसकी, और अगर सेट बिल्डर दी गई है तो बोले कि रोस्टर फॉर्म लिखो इसकी। ठीक है, तो उसी के लिए बेसिस पे एग्जांपल्स हैं कुछ मेरे पास, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 कह रही है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को लिखा जाता है कॉमा से सेपरेट करके, मतलब डायरेक्ट चीज़ों को लिखना। तो अब इक्वेशन सॉल्व मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसके जो x की वैल्यूज आएंगी वो आती है एक आपकी 1 और एक आती है -2। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी निकालने में तो मैं आपको ये करा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये दोनों वो वैल्यूज हैं कि अगर x की वैल्यू आप चाहे 1 रखो तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आएगी, और चाहे -2 रखो तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आएगी। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, बाद में बात करेंगे। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एलिमेंट एक 1 है और एक -2 है, बात खत्म, ये आपका आंसर। ठीक है, ये तरीका होता है आपका रोस्टर फॉर्म में लिखने का। नेक्स्ट एग्जांपल ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना, फिर मेरा आंसर देखना। अब सेकंड कंडीशन ये देखो, ये क्या दिया गया है, राइट द सेट। तो इसमें हमें इसको कैसे रीड करेंगे, ये किसका सेट है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ, यहां क्या है x सच दैट x क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर, और कंडीशन उसके साथ दी गई है कि x का जो स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब सेट की फॉर्म में लिखना है, इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज लेनी है x की, और x की कंडीशन उसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए, और x की वैल्यूज आएंगी कहां से, पॉजिटिव इंटीजर से। इसलिए मैंने आपको वो रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताई थी। अब देखो इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, 0 आता है और 1 आता, 1 से स्टार्ट होता है। अब इसमें पॉजिटिव लेने हैं तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। कई बार ये छोटे छोटे बेसिक हम लोग निगेट कर देते हैं, है ना, तो उससे कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो वो अभी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। सो आप देखो पहली वैल्यू x की 1, तो x का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 40 से कम है, तो यस ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, हम वैल्यू ले लेंगे 1। नेक्स्ट बात करें x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 का स्क्वायर भी कम होता है तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, थर्ड वैल्यू 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। अब ये भी कंडीशन फॉलो है, ये। ठीक है, 3 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, और 7 यहां नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 आपका 40 से बड़ा है, छोटा नहीं है। हमें क्या चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया सेट है, पूरी कंडीशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आ गई है समझ तो लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर। और बात ध्यान से समझ लेना, जो भी बच्चे मेरे साथ ये सीरीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कम कम पढ़ाऊंगा लेकिन क्लियर करते हुए चलूंगा। और ये अगर अप्रोच अच्छी लग रही है कि साथ साथ में आपके नोट्स बन रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सारे बच्चे मज़ा आ गया सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्या हुआ, अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई।
अब ये कौन सी फॉर्म दी गई है स्टूडेंट्स? ये हमें दी गई है रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एलिमेंट्स दे दिए गए सेपरेटेड बाय अ कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। बट आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि ये किस चीज तरीके से डिफाइंड है, 1 4 9 16 25। क्या ये आपको स्क्वायर नहीं लग रहे? ठीक है, स्क्वायर लग रहे हैं ना? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से डिफाइन करेंगे। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है। सेट ए किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर। उसमें होता क्या है, इस तरह से एक वैल्यू यहां लेनी होती है सच दैट आगे उसकी कंडीशन बतानी होती है और एंगुलर ब्रैकेट से उसको बंद करना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स सेट ए इज ए इज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ, अब यहां पे क्या लिख देंगे? एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। अब x सच दैट x हमारा x की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं आप बताओ? x की वैल्यू एक तो 1 आएगी, देन 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब अभी हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं आपकी? ये सारी वैल्यूज आपकी होती हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर की को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे x की सारी वैल्यूज कहां से आएंगी? आपकी कैपिटल N से आएंगी। बात खत्म, ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये सो ऑन था तो हमने क्या लिख दिया? इसको कैसे रीड करेंगे, इसकी हम रोस्टर फॉर्म बना के देखते हैं। हमें हर वो वैल्यू लिखनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज लिखनी है सेट के अंदर, जिसमें x की वैल्यूज कहां से आएंगी? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर पहला होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1। सेकंड होता है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4। तो क्या ये आपका ये चीज बन रही है? यस। तो अब आपको दोनों का कनेक्शन समझ आ गया होगा कि किस तरह से दोनों चीजें होती हैं। आई होप अब आपको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरा यकीन मानिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th 12th में पढ़े थे, और 12th मैंने अपनी पास करी है 2012। उसके बाद मैंने डायरेक्ट अभी जब मुझे पता चला कि ये इन एग्जाम्स में ये टॉपिक आया है, तो मैं अभी बुक्स खोली हैं तो सब कुछ अभी तक याद है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बेसिक से अच्छे से पढ़ें तो आपको भी ये चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कनेक्शन का मैं हिंट दे देता हूं, आप देखो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? एक ज्यादा है। तो हम इसको चलो लिखवा देता हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ, ऊपर की वैल्यू रख देते हैं n और नीचे की रख देते हैं n+1। ठीक है, अब हो क्या रहा है? n की वैल्यूज क्या क्या आएंगी ये देखो, एक तो 1 लेनी है, 2 3 4 5 एंड 6। n की वैल्यूज n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू में 7 नहीं आएगा, क्यों? अगर हम n 7 ले लेंगे तो 7/8 वैल्यू हमारी आ जाएगी, वो हमें इसमें नहीं लेनी है। ठीक है, और एक तरीका इस चीज को लिखने का, पूरा लंबा ना लिखना हो तो n को हम इस तरह से लिख देते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते थे, A is a set of all those values of n by n+1 such that n की वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही हैं? 1 से, और कहां जाके खत्म हो रही हैं? 6 पे। ठीक है, तो ये दो तरीके, किसी में भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों आपके लिए करेक्ट रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बस कुछ नहीं करना, आपने मैच करना है। ये कौन सी फॉर्म्स दी गई हैं स्टूडेंट्स? ये फॉर्म है आपकी रोस्टर फॉर्म। इससे अगर ये कर लिया ना, उसके बाद पूरा फंडा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। किसी तरह की किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। एक एक बच्चे की जो कंप्लेन है, अगर हमें लगता है कि ये वाजिब है, इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, तो वर्क किया जाता है। ये आप लोगों ने फील भी किया होगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है, ये आपकी कौन सी फॉर्म्स है? दीज आर सेट बिल्डर फॉर्म्स। आप दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में आप लोगों ने देखना है क्या चीजें हैं, कौन किससे मैच होगा, होमवर्क में रहेगा। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम चैनल अगर मेरा पर्सनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये सर्च करेंगे इतना सा टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको ये दिख जाएगा।
ठीक है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ SSS पे आपको 2 चीज़ों पे कनेक्टेड रहना है अपने डाउट्स क्लियरिंग और PDF के लिए, फ्री PDFs के लिए। एक तो टेलीग्राम चैनल SSS आप लिखोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। उसको कंफर्मेशन के बाद उस पोस्ट को अप्रूव किया जाता है। अगर लगेगा कि यस अप्रूव करने लायक है तो उसको अप्रूव भी किया जाता है। सो थैंक यू सो मच। लेक्चर कैसा लगा, सीरीज कंटिन्यू करने में आप कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अब रेडी हो जाइए, टाइम ज़्यादा है, इसका फ़ायदा लेना है, नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब टारगेट फुल है, 10 आउट ऑफ 10, 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, मैथ्स को का जो डर है ना उसको हम लोग दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।